अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, तालीम किसी भी कौम की तरक्की और इस्तेहकाम की बुनियाद मानी जाती है। आला तालीम की शाखें मजबूत होंगी तो ही माशरा तरक्की करेगा। अगर हम मगरबी ममालिक पर नज़र दौड़ाएँ तो मालूम होता है कि आला तालीम के फ़रोग़ के लिए इदारे और कमीशन खुद मुख्तार होते हैं ताकि तालीमी निज़ाम और निसाब को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। वो शायद नंबर ये है कि पंजाब में भी आला तालीम के फ़रोग़ के लिए एक कमीशन फ़ाल है जिसकी तरजीहात तालीमी इनकलाब हैं। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन वो इदारा है जो हमारे नौजवान को आलमी मयार की तालीम, जदीद तहकीक और रोशन मुस्तकबिल के मौक़े फ़राहम करने के लिए कोशा है। नाज़रीन, ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर इकरार अहमद, चेयरमैन HEC पंजाब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पंजाब के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेशली उनकी बेहतरी के लिए और तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए, पंजाब की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए जो पंजाब HEC जो इदारा है वो क्या काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा बताइएगा कि हमने वैसे नॉर्मली भी देखा है कि पंजाब जो आबादी में सबसे बड़ा सूबा है हमारा, दूर दराज के जो छोटे शहर हैं वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीम हासिल करने पंजाब में आते हैं, दूसरे सूबों से भी आते हैं और स्पेशली लाहौर में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि PHEC जो है वो किस हिकमत अमली पर अमल पैरा होते हुए काम कर रहा है। PHEC का कानून 2015 में बना और कानून के मुताबिक इसके 26 फ़राइज़ हैं जिनमें ज़रूरी है कि हम इस सूबे में जो हायर एजुकेशन ख़ास तौर पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस से जो फ़ारिग तहसील बच्चे हैं उनकी तालीमी मेयार को बेहतर करना और उसके साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती है तो उस तहकीक के मेयार को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक परखना और फिर जो हमारी तहकीक हो रही है उसका हमारी जो मईशत है, हमारी सिविल सोसाइटी है, अवाम नास तक उसके समरात को पहुँचाना। इस काम में हम हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम फेडरल HEC जो है उसके साथ रबत में रहें और उन रवाबत को मिल के जो मुल्क की सारी एक हायर एजुकेशन की ज़रूरत है उसको सामने रख के पंजाब अपना जो रोल है वो अदा कर रहा है, क्योंकि हम सबसे बड़ा सूबा है, 50% से ज़्यादा आबादी है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे है। तो काफ़ी एक आप कह रहे हैं कि बड़ा एजेंडा है, हम इस पे बात कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने देखा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा का स्पेशली जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स पे बहुत फोकस है, वैसे तालीम पे बहुत फोकस है और वो चाहती हैं कि हमारी जो यूथ है वो एम्पावर हो, अच्छी तालीम हासिल करे ताकि पंजाब जो है, पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे। तो इस हवाले से बताइएगा कि उनके विजन को देखते हुए अगर हम बात करें पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ की, तो जो अक्सर बहस में भी रहता है कि रैंकिंग में क्या है और इनका जो मयार है वो क्या है। तो वज़ीर आला साहिबा के विजन के मुताबिक किस तरह से तब्दीली आई है इस सेक्टर में? हमने वज़ीर आला साहिबा को बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दी है इस मौजू पे और उसमें उन्होंने चाहा है कि हम पंजाब में वैसे तो 100 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक प्राइवेट, तो उन्होंने कहा कि हम 10 टॉप यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करें, उनकी बेसलाइन सेट करें और उनके ऊपर 5 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान दें ताकि उनको हम ग्लोबल रैंकिंग में ले जा सकें। इसके ऊपर अब काम हो रहा है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बाकी यूनिवर्सिटियों को छोड़ दिया जाए। जब रैंकिंग की बात आती है तो सारी यूनिवर्सिटियाँ एक ही मेयार पे आ नहीं सकती। कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो है 100 साल पुरानी हैं, कुछ जो है वो 50 साल पुरानी हैं और कुछ जो है 10 साल पुरानी है और 5 साल पुरानी भी है, तो उनको वक्त लगेगा वहाँ पहुँचने में। इसलिए हमने यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगराइजेशन कर दी है। ठीक है। और हायर एजुकेशन कमीशन जो इस्लामाबाद में, उन्होंने भी 4 कैटेगरीज में यूनिवर्सिटियों को तकसीम कर दिया है, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और ग्रे। तो ग्रे जो है वो अभी उनको वक्त लगेगा बनने वो में, डेवलपमेंट के प्रोसीजर में है। यस। ठीक है। जैसे अभी हम फेडरल हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं कमीशन की, तो किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहता है, किस तरह से जो है राब्ता रहता है? और डेफिनेटली
जो मोटिव है वो एक ही है कि हमने यूनिवर्सिटीज़ को, बच्चों को एम्पावर करना है, स्टूडेंट्स को, तो किस तरह से कोऑर्डिनेशन है? देखिए 18वीं तरमीम के बाद जब सिंध और पंजाब में प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन बने तो पहले कुछ वक्त लगा दोनों तरफ से इस स्टेबिलिटी लाने में, लेकिन अब उस मुकाम पे हम आ गए हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो उसका इस वक्त तज़किरा हो रहा है। वैसे भी फेडरल गवर्नमेंट ने अब फेडरल HEC को उसका बजट 2018 पे फ्रोज़न था, इस साल 20% कम कर दिया है और सूबों को कहा है कि आप ये ज़िम्मेदारी संभालें। तो अब सूबों ने ये ज़िम्मेदारी लेने की ज़िम्मेदारी उठा ली है और इसमें इस साल जो हायर एजुकेशन सेक्टर का पंजाब का बजट है वो तकरीबन 80 अरब का है। उसमें 26 अरब जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट एंड एड में मिला है, जो मैं समझता हूँ कि उसको तब्दील होना चाहिए, वो किसी क्राइटेरिया पे मिलना चाहिए। और दूसरा ये है कि वो 26 अरब जो है सारी यूनिवर्सिटियों में नहीं गया, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले सालों में एक कोई मैकेनिज्म ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो। उसके साथ साथ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, डिग्री प्रोग्राम्स की डिवीज़न है, सारे प्रोग्राम जो उनका एक जैसा जो आप कह लें कि एक्सपेंडिचर नहीं है, ना ही एक जैसी फ़ीस भी एक जैसी नहीं है और ना ही एक जैसी इनटेक है, मेरिट में वेरिएशन है। तो उसी तरह से एक फार्मूला ग्रांट फेडरल HEC में चल रही थी, उससे हमने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। फिर कम्पेटिटिव ग्रांट्स हैं, उसके अलावा परफॉर्मेंस ग्रांट्स हैं और फिर कुछ अफर्मेटिव एक्शन भी है कि नई यूनिवर्सिटियाँ जो बनी हैं उनमें डेवलपमेंट की एक्सपेंडिचर चाहिए। लेकिन सारी यूनिवर्सिटियों में मिल मिला के एक जो अब वज़ीर आला साहबा को हमने जो प्रेजेंटेशन दी है उसमें हमने गुजारिश की है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मौजूद है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैचिंग अभी नहीं है। अच्छा, जिस तरह से अभी हम वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा के विजन के हवाले से बात कर रहे हैं और बात जिस तरह से आपने बताया कि 10 यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग की गई है, तो सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो रैंकिंग है वो किस बेस पे जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है इन यूनिवर्सिटीज़ को, और क्या ये तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की हैं या प्राइवेट सेक्टर की भी यूनिवर्सिटीज़ इनमें शामिल हैं? नहीं, इस वक्त हमें 2 यार्डस्टिक यूज़ हुई हैं। एक है कि QS रैंकिंग इंटरनेशनल, जिसको गवर्नमेंट रिकग्नाइज़ करती है जी। उस QS रैंकिंग में पंजाब में 6 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियाँ और 1 प्राइवेट है, तो वो 6 पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियाँ जो उनको हमने पहली कैटेगरी में रखा है। उसके बाद 4 यूनिवर्सिटियाँ उसमें लाई गई हैं एनरोलमेंट के हिसाब से कि जिनके पास सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये 10 यूनिवर्सिटियाँ जो सेलेक्ट की गई हैं और इनकी हम परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हैं। इनकी जो एक किस्म का आप कह लेंगे स्वोट एनालिसिस हो कि इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं और वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं, उसको सामने रख के इनका 5 साल का 10 साल का एक विजन प्लान बनाया जा रहा है और उस पर इंश्योर किया जाएगा कि वो इन्वेस्टमेंट फिर जो है वो 5 साल हो सके, क्योंकि ये फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर का केस ही नहीं है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का केस है। अच्छे टीचर, अच्छे तालिब इल्म और वो अच्छे तालिब इल्म और टीचर जो है उनकी प्रोडक्ट आगे आएगी, तो वो उसका क्विक फिक्स कोई नहीं है। अच्छा, इसी तरह आप खुद भी माशाल्लाह माहिर तालीम हैं, आपको एक बड़ा नॉलेज है तालीम के हवाले से, शोबे के हवाले से। तो अगर हम पंजाब की ही बात करें तो आपको क्या लगता है कि आला तालीम के हवाले से यहाँ पर कौन से बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त? देखिए यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने ऑलरेडी कह भी दिया, दोबारा कह देता हूँ कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, स्टूडेंट टीचर रेशो, क्वालिटी ऑफ टीचर, फिर उसकी मॉनिटरिंग, उसकी डिलीवरी, उसका मुयस्सर होना तलबा तालबात को, और अब जो ट्रेडिशनल रवायती तरीका है वो बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, बच्चे जो हैं बहुत स्मार्ट हैं, उनके पास गैजेट्स मौजूद हैं और जिनके पास किसी वजह गैजेट नहीं है गवर्नमेंट खुद उनको गैजेट दे रही है, वज़ीर आला का लैपटॉप प्रोग्राम है। अब ज़रूरत इस बात की है कि टीचर अपने आप को रीबिल्ड करे और जो नए टीचर लाने हैं उनकी डे 1 से इस तरह से ट्रेनिंग की जाए कि वो फ्यूचर की जो ज़रूरियात है उनको समझते हों। हमारे पास टीचर जो क्वालिटी की है वो नाकाफ़ी है। स्टूडेंट टीचर रेशो पंजाब में जो 1 to 87 है, जबकि रिक्वायर्ड जो स्टूडेंट टीचर रेशो 1 to 20 है। तो हमें कम से कम 4 गुना और टीचर चाहिए।
लेकिन फिर टीचर्स क्वालिटी के भी हों। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है, जिस तरह हम टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से, टीचर्स की तरबियत के हवाले से बात करें, क्या टीचर्स की ट्रेनिंग्स वगैरह का इनकाद भी HEC करवाता है? फेडरल HEC का एक अदारा है नाही, जो पिछले 30 साल से ये काम कर रहा है। वो अदारा जब बना था तो उस वक्त मुल्क में कुल 12 यूनिवर्सिटियाँ थी। अब मुल्क में 440 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो हम फेडरल HEC के साथ काम कर रहे हैं कि ये अब नाही जो है इसके आप डिवाल्व करें इसको। निज़ाम उन्हीं का ही रहे, पॉलिसी फेडरल HEC की ही रहे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट अब वो वहाँ से बैठ के नहीं कर सकते। तो हमारा ख्याल है कि जितनी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, हमारी मेजर यूनिवर्सिटियाँ, ख़ासतौर पे हम बात कर रहे हैं 10 यूनिवर्सिटियों की, तो उन 10 यूनिवर्सिटी में उनके अपने कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर होने चाहिए, जिसमें वो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का काम करें। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो बेस लाइन है वो भी तो हमने सेट करनी है कि यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी मेंबर है वो कम से कम उसकी क्वालिफिकेशन PhD होनी चाहिए, और वो PhD भी कहाँ से हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से हमने गवर्नमेंट को कुछ स्टैट्स शेयर किए हैं। इस वक्त तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी जो है वो चाइना, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा है या वहाँ पे PhD करके बैठा हुआ है। तो वो पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग कर रहा है या वो जॉब सीकर है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क दिया जाए कि इनको हम वापस अपने वतन में बुलाएं। अच्छा, इसी तरह कोई भी यूनिवर्सिटी जब डिफरेंट प्रोग्राम्स अपने शुरू करती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट शुरू करती है, तो डेफिनेटली HEC की अप्रूवल के साथ, आप लोगों की अप्रूवल के साथ करती है। तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी नया डिपार्टमेंट शुरू करने जा रही है तो क्या वो उसके लिए जो मवाद है या टेक्नोलॉजी जिस तरह से आजकल है, क्या टीचर्स जो हैं वो क्या उसके अकॉर्डिंग हैं कि नहीं हैं? देखें, जो नेशनल स्टैंडर्ड्स, करिकुलम और क्वालिटी एश्योरेंस है, ये फेडरल सब्जेक्ट है और वहीं रहना चाहिए। हम उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं। तो जो आपका सवाल है, इसकी 2 पॉलिसीज़ हैं फेडरल HEC के, एक्रेडिटेशन पॉलिसी और एक एफिलिएशन पॉलिसी। वो और उसके अलावा उन्होंने अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन की पॉलिसी और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन की पॉलिसी दी है। तो हमारा काम है कि इन 4 पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, इसके साथ सूबाई सतह पर अगर स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के हवाले से बात करें तो इस हवाले से बताइएगा कि ये प्रोग्राम क्या अभी चल रहा है और स्कॉलरशिप का जो है वो क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो तो होनहार स्कॉलरशिप है, जिसमें मेरिट के अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है, और इसमें इस साल 80,000 से ज़्यादा बच्चे जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसमें उन्होंने एक तो कैटेगरी ये रखी है कि जो भी बच्चे बोर्ड टॉपर हैं या एक वो उनका न्यूमेरिकल स्कोर है, उनको सबको अक्रॉस द बोर्ड स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इनकम का एक ब्रैकेट रखा है कि पेरेंट्स की इनकम कितनी है। सो मेरिट कम नीड, वो उससे एक फार्मूला बना हुआ है, और ये टोटली ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म है। हमने इस साल की एप्लीकेशन का पोर्टल खोल दिया। 30,000 नए स्कॉलरशिप होंगे और 50,000 कंटिन्यूइंग होंगे जो हमने पिछले साल दिए। तो इस साल 80,000 बच्चे स्कॉलरशिप पंजाब के स्कॉलरशिप पर पढ़ेंगे। जो ऑलरेडी 50,000 हैं उनके हमने चेक दे दिए हैं। 30,000 नए जो उनकी सिलेक्शन 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, लेकिन बच्चों को पता है कि उनका मेरिट कहाँ आ रहा है। इस वक्त हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो ज़रूरत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन जो क्राइटेरिया उसके मुताबिक इंशाल्लाह मेरिट पे 30,000 स्कॉलरशिप में ऐड कर दिए जाएंगे। अच्छा, इसके साथ क्या बैरून ममालिक जाके तालीम हासिल करने के लिए भी स्कॉलरशिप जो है वो PHEC देता है? अभी PHEC और जो होनहार स्कॉलरशिप है इसमें ये प्रोविज़न नहीं है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के और फेडरल HEC के कुछ प्रोग्राम हैं जिनमें फ़ॉरेन स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत ज़रूरत है कि उन प्रोग्राम्स को बड़ा किया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ अगर टेक्निकल एजुकेशन की हम बात करें, जैसे थोड़ी देर पहले आप भी बात कर रहे थे कि टेक्निकल एजुकेशन जो है आजकल ज़माना है और वो ज़्यादा होनी चाहिए और ज़्यादा हो भी रही है, और हम देखते हैं कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा का भी विज़न है कि हम टेक्निकल ट्रेनिंग और AI मोड्स जो हैं वो सीखें। तो इस हवाले से बताइएगा कि पंजाब की अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात हम करें तो आप इनको कहाँ पर खड़ा देखते हैं? देखिए, अभी जो ये हम सीख रहे हैं, ये भी एक तो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, उनके पास टेक्निकल स्किल होनी चाहिए जो मार्केटेबल हो, एम्प्लॉयबल हो, लाइफ सेविंग स्किल्स हों।
दूसरा टेक्निकल एजुकेशन की जब बात आती है तो एक और सेगमेंट है उसका कि अनएम्प्लॉयड लोग या वो लोग जिनकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं है पर उनको भी एम्प्लॉयमेंट स्किल चाहिए जी। तो इस तरह से वो टेफ्टा प्रोग्राम है प्रोविंशियल नेफटेक फेडरल है। फिर इसके अलावा मैं पर्सनली तो उससे एग्री नहीं करता लेकिन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ स्किल यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिपेंडेंटली चल पड़ी हैं। मेरे नज़दीक हर ग्रेजुएट के पास एम्प्लॉयबल स्किल होनी चाहिए। तो अभी फेडरल एचईसी की जो अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी है उसको उन्होंने अमेंड किया और उस अमेंडमेंट में उन्होंने पहले सिर्फ इंटर्नशिप होती थी, अब उन्होंने इंटर्नशिप प्लस स्किल मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट कर दी है कि हर ग्रेजुएट के पास ग्रेजुएट होने से पहले एक सेट ऑफ स्किल होना चाहिए। मेरे ख्याल में अब अक्रॉस दी बोर्ड ज़रूरत है, इसके बगैर एजुकेशन जो अब पीस ऑफ पेपर है। आप क्या समझते हैं कि निसाब को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए क्या इस्लाहात की गई हैं और क्या इस्लाहात करने की ज़रूरत है? और इसके साथ साथ अगर पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें तो पंजाब का आला तालीमी का जो निसाब है वो आलमी लेवल का क्या आप समझते हैं है इस वक्त? देखिए, हमारा जो फेडरल एचईसी है उसमें एक नेशनल करिकुलम की विंग है। तो करिकुलम यूनिफॉर्म रखने के लिए वहाँ पे करिकुलम रिव्यू प्रोसेस है और जो डिग्रीज़ इस वक्त तकरीबन 600 से ज़्यादा डिग्रीज़ हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ वोकेबलरी है उनकी या डेफिनेशन है या टाइटल है, वो सारे टाइटल जो है फेडरल एचईसी से अप्रूव्ड है और करिकुलम यूनिफॉर्म वहीं पे बनता है। कुछ जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनकी बाकायदा नेशनल प्रोफेशनल काउंसिल हैं, जैसे मेडिकल की पीएमडीसी है, इंजीनियरिंग काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल है, इस तरह की कोई 12 के करीब काउंसिल्स भी हैं। तो फेडरल एचईसी और काउंसिल जो हैं उनको करिकुलम बनाते हुए ये खुसूसी तौर पे उनको ये एहसास है क्योंकि इंटरनेशनल बेंचमार्क है। मसलन इंजीनियरिंग में एबेट है अमेरिकन, इस तरह से मेडिकल एजुकेशन में इंटरनेशनल कंपेरेबल हैं, फार्मेसी में इंटरनेशनल कंपेरेबल हैं। दूसरा हम ये करते हैं कि जो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके वेबसाइट पे करिकुलम लगे हुए हैं तो वहाँ से हम बेंचमार्क करते हैं। लेकिन इसके सारे का जो डाटा है या क्लियरिंग हाउस है वो फेडरल एचईसी है। तो ऑन दी पेपर जो आपने सवाल किया है, बिल्कुल हमारी कोई भी आप डिग्री उठा के देख लें वो ऐसे ही होगी जैसे कि दुनिया की बेस्ट डिग्री है ऑन पेपर। फ़र्क पड़ता है डिलीवरी में कि डिलीवरी हर यूनिवर्सिटी उस लेवल की कर नहीं रही। उनके ना करने की बड़ी वजह टीचर है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं वो डिलीवर करने के लिए। ये एक आप कह लें कि मुश्किल एक चैलेंज है जिसको यहाँ ही नहीं, मैंने बाहर की दुनिया में बहुत घूमा हूँ, देखा भी है, काम भी किया है। ये रिसोर्सेज की दौड़ जो हर सारी दुनिया में लगी हुई है। अब ट्रंप की डिस्कशन देख लें तो वो भी यूनिवर्सिटियाँ उसमें आ रही हैं। तो ये रिसोर्सेज की दौड़ है। अभी चलते हैं डॉक्टर साहब एक ब्रेक की तरफ और नाज़रीन ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। Through this august house, I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them, the people of Pakistan stand with them, and one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination through an impartial plebiscite under the auspices of this organization, United Nations. Duru.
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं पंजाब में आला तालीम के मेयार के हवाले से। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि निसाब हमारा जो है वो अगर डिग्रीज़ हमारी जो हैं, निसाब हमारा जो है, करिकुलम जो है वो आलमी लेवल के मुकाबले में है, और जहाँ कमी रह जाती है वो ये रह जाती है कि यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से डिलीवर करती हैं। उनके पास क्या उस लेवल की फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या उस लेवल के टीचर्स होते हैं, क्या उस लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं। तो बताइएगा कि जो ये गैप है, इस गैप को किस तरह से फिल कर सकते हैं, और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन इसमें क्या रोल अदा कर रहा है, और मज़ीद बेहतरी लाने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, मैं इसको कहता हूँ ग्लास हाफ फुल, कि हमने पिछले 15-20 साल में, बल्कि जब से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को ट्रांसफॉर्म किया गया इनटू एजुकेशन कमीशन और फिर ये प्रोविंशियल सेटअप बनाए गए, तो बहुत सारी रिव्यू और प्रोग्राम्स जो हैं वो बने हैं। वी नो व्हाट टू डू, हमें पता है करना क्या है, लेकिन करने के लिए वसाइल और वक्त दोनों दरकार होते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया में हमारा जो इस वक्त डायस्पोरा है, एक तो उसको हमें नेटवर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि वो रेडी टू गो है, लेकिन इसके साथ ही साथ गैप एनालिसिस होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी का, हर डिसिप्लिन का। और कुछ गैप एनालिसिस फेडरल एचईसी में स्टैट्स हैं, उसमें मिल भी जाता है कि हमारे पास किस फील्ड में कितने टीचर हैं, कितने पीएचडी हैं, और उनकी डेमोग्राफी, जेंडर, उनकी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें स्क्यूनेस है बड़ी। कोई आपको सबसे ज़्यादा जो है वो यूनिवर्सिटी की डेंसिटी मिलेगी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, उसके बाद मिलेगी लाहौर कराची में। तो जब कंपटीशन होता है तो अच्छा जो टैलेंट है उनको अगर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में जॉब मिलेगी तो मुल्तान, फैसलाबाद या साहिवाल, डेरा गाजी का सक्कर क्यों जाएंगे? तो ये जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक चैलेंजेस हैं। इसका एक तरीका इसको संभालने का ये है, किसी ज़माने में ये होता था कि फेडरल गवर्नमेंट गैप एनालिसिस करके यूनिवर्सिटीज़ को एलोकेट कर देते थे कि वो अपनी डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन करवाएं। हमने फेडरल एचईसी में ये किया कि उन्होंने इसको एक पूल कर लिया। उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। मैंने अगर करना हो तो मैं यूनिवर्सिटीज़ का गैप एनालिसिस करके यूनिवर्सिटीज़ की जो उसको कहना चाहिए कि कमीशनड इन्वेस्टमेंट करूँ, कि इस यूनिवर्सिटी को हमने इस फील्ड में जो है वो ब्रांड करना है, इसको माइनिंग में करना है, इसको आईटी में करना है, इसको इंजीनियरिंग में करना है, फूड सिक्योरिटी में करना है, क्लाइमेट चेंज में करना है, हेल्थ में करना है। और एक नहीं यूनिवर्सिटी तो कम से कम उनको क्लस्टर कर दें, 4-5 यूनिवर्सिटियाँ जो फोकस करें हेल्थ पे, 4-5 यूनिवर्सिटियाँ फोकस करें एग्रीकल्चर पे, लाइफ स्टॉक पे, 4-5 यूनिवर्सिटियाँ फोकस करें क्लाइमेट चेंज पे। तो मैं तो चाहूँगा कि इस तरह से इसको स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि सब्जेक्ट्स जैसे मैंने कहा कि 600 से ज़्यादा डिग्रीज़ हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं 150-200 डिग्रीज वहाँ पे हो रही है। एक्चुअली गैप की एक बड़ी वजह ये भी है तो कि ये हर यूनिवर्सिटी हर प्रोग्राम जो है वो हर प्रोग्राम करेगी, तो वो ठीक है, वो उसको हम रोके नहीं, लेकिन हम पिरामिड तो कर सकते हैं ना कि किस यूनिवर्सिटी को किस, इसीलिए ये जो अब रैंकिंग की 10 यूनिवर्सिटियाँ टॉप पे उठाई हैं, इस तरह से हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी इनके क्लस्टर बनाने की जरूरत है। अच्छा, इसी तरह सूबे की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के म्यार को अगर मॉनिटरिंग के हवाले से बात करें तो पीएचईसी किस तरह से और किस मैकेनिज्म निज़ाम के तहत जो है इनकी मॉनिटरिंग करता है? हम कस्टोडियन हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के भी, ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अब नंबर इतना बड़ा है कि ये फिज़िकल मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल है। अब इसको डिजिटाइज डाटा, तो हमने पोर्टल क्रिएट किया है, हमने क्वेश्चनर क्रिएट किए हैं, हमने केपीआई क्रिएट की है, और अब हम यूनिवर्सिटीज़ की मैनेजमेंट के साथ, पब्लिक प्राइवेट दोनों के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं कि हमें डाटा दें। वो डाटा अगर 2025 में हम दिसंबर तक इकट्ठा कर लेते तो हम समझेंगे ये साल बेसलाइन ईयर है। बेसलाइन उन्होंने खुद अपनी इस्टेब्लिश कर दी है। अब हम अगले सालों में उनको मॉनिटर करेंगे कि बेसलाइन से ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। इसमें ऑफ कोर्स रैंडम चेकिंग भी होगी, वेरिफिकेशन भी होगी, लेकिन ये फिज़िकल इंस्पेक्शन जो है वो मैं समझता हूँ कि सेकेंडरी स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि डाटा आए, और फिर अगर डाटा सही नहीं आएगा तो उसकी फिर पेनल्टीज़ होंगी। तो हम इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसकी कोई डेडलाइन वगैरह भी दी गई है यूनिवर्सिटीज़ को? इस वक्त हम जो यूनिवर्सिटी, पहले हम पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं,
उनसे हम 1 दिसंबर तक 2 महीने में ये बेस लाइन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ हम निगोशिएट करेंगे। ठीक है। हम चाहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आज खुद आगे बढ़ें, क्योंकि उनके दरमियान कंपटीशन आएगा। इससे जब कंपटीशन आएगा तो उनका एक मार्केट है ना, मार्केट में शेयर है, वो अपनी जो पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ सम क्वालिटी आउटपुट करेंगे ना। तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ कंपेटिटिव हों। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा निज़ाम भी होना चाहिए, जैसे हम देखते हैं कि लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल डिग्रीज डिफरेंट प्रोग्राम में हासिल करते हैं और उसके बाद फिर जो बेरोज़गारी जो है वो वक्तन बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर पहले जिस तरह से आप बात भी कर रहे थे कि आप भी ये चाहते हैं कि हर स्टूडेंट जो है वो पहले स्किल हो, उसको कोई ना कोई स्किल हो। तो क्या PHEC कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना रहा है या बनाएगा, या क्या आप समझते हैं कि ऐसा कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए कि कितने स्टूडेंट्स हर साल किस प्रोग्राम के तहत जो है वो पासिंग आउट हो? देखिए क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी भी कल्चर का या किसी भी प्रोग्राम का एक बूम आता है और सब लोग और सब यूनिवर्सिटीज़ और सब स्टूडेंट उसी जो है वो सिमट चले जाते हैं। ये इस वक्त ऐसा हो रहा है एक्चुअली जी। कि हर बंदा कहता है कि मैंने कंप्यूटर साइंस, मैंने डेटा साइंस, मैंने साइबर सिक्योरिटी और मैंने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हाँ, वो फिर इतनी ज़्यादा जॉब्स हो तो जाती हैं फिर कि बबल बेरोज़गारी बनेगा, शुरू हो जाती है। वो बबल होगा। और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें कोई दाखिला नहीं ले रहा। तो इसमें हमारी प्लानिंग की भी मैं समझता हूँ कि कोताही है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी मेरे ख्याल में काउंसलिंग की कोताही है। हम बच्चों को उनकी ये कैरियर काउंसलिंग स्कूल लेवल से शुरू होती है। उनका एप्टीट्यूड देखा जाता है, एप्टीट्यूड दे के बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि यू आर गुड इन नेचुरल साइंस और यू विल बी बेटर इन ह्यूमन हेल्थ और यू विल बी बेटर एज ए सोशल साइंटिस्ट। और फिर उस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। वो हमारे यहाँ नहीं हो रहा। हमारा स्कूल सिस्टम 10वीं जमात तक ठीक है, पब्लिक स्कूल बड़े अच्छे चाह रहे हैं 10वीं। हमारे यहाँ जो एजुकेशन में सबसे बड़ा स्नैग है वो इंटरमीडिएट एजुकेशन 11th एंड 12th ग्रेड। 11th एंड 12th ग्रेड में एक रैट रेस है कि हर लड़की डॉक्टर हो, हर लड़का इंजीनियर हो। और ये घर वालों की ख्वाहिश, ये घर वालों से शुरू होता है, सोसाइटी में बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं। आप हाँ, उसका इंटरेस्ट वो उसमें बिल्कुल जो है ना, उसके अंदर से ह्यूमन बीइंग जो है वो उड़ जाता है कहीं, क्योंकि वो ट्यूशन सेंटरों में नंबर लेने की दौड़ में वो लगे हुए हैं। तो अगर हमने कोई मेजर करेक्शन करनी है तो हमें करेक्शन यहाँ पे करने की ज़रूरत है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन जो इंटरमीडिएट का। अच्छा, इसके साथ साथ रिसर्च सेक्टर जो है वो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। इस हवाले से बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि आलमी मयार की रिसर्च की अगर हम बात करें, जैसे हम स्टार्ट में आपने कहा ग्लोबल स्टैंडर्ड रिसर्च की, तो आज हमारा पंजाब आप कहाँ पे खड़ा देखते हैं? देखिए, रिसर्च के बगैर यूनिवर्सिटी की दुनिया में कोई शनाख्त नहीं है। यूनिवर्सिटी इज़ नोन फॉर रिसर्च। अच्छा, तो जब फेडरल HEC बना UGC से, तो फेडरल HEC ने बड़े अच्छे काम किए। उन्होंने रिसर्च के हवाले से कंपैरेटिव ग्रांट्स का निज़ाम क्रिएट किया। उन्होंने इंटरनेशनल बेंचमार्किंग की कि इम्पैक्ट फैक्टर होगा, हैच इंडेक्स होगा, साइटेशन होगी, तो इससे उन्होंने लिंक कर दी फैकल्टी मेंबर्स की रिक्रूटमेंट भी, प्रमोशन भी, उसको इंसेंटिवाइज भी किया। अब ये आज से 22-23 साल पहले शुरू हुआ था। इसको रिव्यू होना चाहिए था कि क्या ये जो काम हुआ है इसमें हमने क्या खोया क्या पाया। अब तो 22-23 घंटे में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली जाती है, रिसर्च चेंज हो जाती है, राइट। सब्जेक्ट और चेंज हो जाता है। एक और जो इसमें हुआ है वो ये है, कुछ नंबर्स जो हैं वो बड़े इंप्रेसिव भी हैं और लेसन भी है उसमें। नंबर ये है कि जब ये निज़ाम दिया गया तो उस वक्त पाकिस्तान से सिर्फ साल में 800 पब्लिकेशन हो रही थी। अब इस साल तकरीबन 40,000 है। लेकिन क्या इस 40,000 पब्लिकेशन से सवालों के जवाब मिले? क्या हमें कोई होम ग्रोन पॉलिसी मिली? क्या हमें कोई नई टेक्नोलॉजी मिली जिससे मसाइल हो गए, एनवायरनमेंट का हल हो गया, या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, या एक्सपोर्ट बढ़ गई इसकी वजह से, या हमने अच्छे एंटरप्रेन्योर बना लिए? तो वो तो प्रोडक्ट अभी भी रैंडम है। रैंडमली अच्छे एग्जांपल आपको मिलेंगे, लेकिन अगर हम चाहें कि कोई कोरिलेशन मिले हमारी रिसर्च की 40,000 पेपरों की विद द सॉल्यूशन, तो वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि टाइम इज़ राइट, इस सारे को अब रिविज़िट किया जाए। और पंजाब को इसलिए करना ज़रूरी है कि अब फेडरल गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, और पंजाब बीइंग द मेजर प्रोविंस, यहाँ पे रिसर्च इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ बड़े लिमिटेड हैं। मैं
इसके हवाले से गवर्नमेंट के साथ काफ़ी इस वक्त तगोदो में हूँ। मैंने ये किया कि सारी जो हमारी पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी सबको प्राइवेट इंक्लूडेड, उन्होंने कहा कि ये हमारे 20 नेशनल सिग्निफिकेंस के एरियाज हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आइडेंटिफाई हो। ह्यूमन सोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन वो किसी जगह पे उसकी क्रिटिकल मास है और किसी जगह पे नहीं है। हम चाहते हैं उन सबको एक क्रिटिकल मास में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्लस्टर बना दिए जाएँ, उनको ऑपरेशनल फ़ंड दिए जाएँ, उनको इक्विपमेंट चाहिए वो दिया जाए, उनको इंटरनेशनल लिंकेजेस चाहिए वो दी जाएँ, लेकिन नई बिल्डिंगों में पैसे खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंगें बहुत हैं, बंदे जो अवेलेबल हैं उनसे काम लिया जाए और नए बंदे ट्रेन किए जाए। इसके लिए पैसे चाहिए, इससे रिसर्च आएगी। और वो जो हमने पहले निज़ाम 20 साल 22 साल पहले HEC ने दिया था, उसको अब रिविज़िट किया जाए। इम्पैक्ट फैक्टर अलोन इज़ नॉट इनफ। हमें इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी चाहिए, इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री चाहिए, इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट चाहिए, इम्पैक्ट ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो डॉक्टर साहब इसमें एक और अहम पॉइंट भी है, जिस तरह से फिर फंड्स की हम बात करें कि दुनिया भर में तहकीक का जो कल्चर है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। विद इन डेज, विद इन सेकेंड इवन चेंज होती हैं चीज़ें रिसर्च की। और आज भी आप क्या समझते हैं कि जो आलमी सतह पर जो पाकिस्तान की रिसर्च है उसको रिकग्नाइज नहीं उस तरह से किया जाता, तो कहाँ पे कमी है? और फेडरल में भी रिसर्च के हवाले से इदारा है जो इस पे प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन फंड्स जो हैं वो फिर ओवरऑल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि जो रिकग्नाइजेशन है उसको करने में और उस तक पहुंचने में पाकिस्तान को या पंजाब को स्पेशली कितना वक्त दरकार है? देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि पंजाब में इफ़ यू आस्क मी कि हम रिसर्च की वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम कोई नहीं कर रहे हैं। और फेडरल में भी जो होता था वो तकरीबन अब ना होने के बराबर है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने टारगेट सेट करें और रिसर्च जो इन्वेस्टमेंट करें उन टारगेट्स। एग्जैक्टली। तो उसके हवाले और अभी इस वक्त जो अनफॉर्चुनेटली बड़ी क्लैमिटी है, प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क में एमरजेंसी नाफज कर दी है क्लाइमेट और फूड सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो अब क्लाइमेट में बेसिक साइंसेस का काम भी है, डाटा साइंसेस का काम भी है, मेट्रोलॉजी का काम भी है, जेनेटिक्स का काम भी है, उसमें वाटर मैनेजमेंट का काम भी है, उसमें हीट और ड्रेनेज का जो रिलेशनशिप है, क्लाउड आउटबर्स्ट हुआ है, जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जो हमारे 5 दरिया हैं उनमें जो इस दफ़ा एक वेरिएशन आई है, 2010 से हर साल वेरिएशन आ रही है। इन सब को जब हम मिला के देखते हैं तो इसका हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट है, इसका अर्बन प्लानिंग पे भी इम्पैक्ट है, इसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इम्पैक्ट है, इसका स्कूलों पे भी इम्पैक्ट है, इसका जो हमारी शहरी और देहाती आबादियाँ हैं उन पे इम्पैक्ट है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे रिसर्चर जो हैं इस तरफ देखें, इस पे फोकस करें। ये आखिरी दफ़ा नहीं आया ना जी, 2010 से लगातार किसी न किसी तरह से आ रहा है, इस दफ़ा बढ़ता जा रहा है। तो अब हमारी रिसर्च जो है इस तरफ फोकस होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन का जो बढ़ता हुआ रुझान है, स्पेशली कोविड के बाद पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। उससे पहले इतना ऑनलाइन सिस्टम का रुझान पाकिस्तान में एटलीस्ट नहीं था। इसके साथ साथ डिजिटल तालीमी निज़ाम जो है, स्मार्ट क्लासेस जो हैं, क्लासरूम जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। इस हवाले से बताइएगा कि जदीद टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है और इस तरह की जो मॉडर्न क्लासेस हैं उसमें आप पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ को कहाँ पे खड़ा देखते हैं? देखिए, ये अब ग्लोबल है जी कि नॉलेज एक्सेस जो है वो बहुत ईजी हो। तो अब उसको कहते हैं फ्लिप क्लासरूम। जो टीचर खड़ा होकर बोर्ड यूज़ करता था, चाक या पेन, उसकी वो चेंज हो गया, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि बच्चों को नॉलेज की एक्सेस टीचर से भी ज़्यादा है। ज़रूरत अब इस बात की है कि टीचर जो अपना रोल बदले। एक तो क्लासरूम में आने से पहले उनको इतना सेंसिटाइज करेगा वो तैयार होके आएँ, लेकिन अपने आप को इतना तैयार किया कि वो जब आएँ तो उनके सवाल जो हैं वो उनका जवाब तिश्ना ना हो। तो मैंने शुरू में इसलिए कहा था कि टीचर को अब हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये फ्लिप क्लासरूम की एक डेफिनेशन यूज़ होती है, जो आपने कहा स्मार्ट क्लासरूम। अब स्मार्ट क्लासरूम सारी यूनिवर्सिटियों को अवेलेबल कर दिए गए हैं। मैं इससे पहले वाइस चांसलर था जहाँ पे वहाँ पे कोई 70 के करीब स्मार्ट क्लासरूम थे, लेकिन 70 टीचर स्मार्ट ढूंढना जो बड़ा मुश्किल है। टीचर उस तरह से इवाल्व नहीं हो रहे। तो हमें अपने टीचर के ऊपर, मैंने इसी से शुरू से ज़्यादा जोर दिया है
कि टीचर को अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, स्टूडेंट्स में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को फ़रोग देने के लिए PHEC जो है वो क्या इकदाम कर रहा है? देखिए, हमारा इस हवाले से PHEC का भी कोई ऐसा सच प्रोग्राम नहीं है, लेकिन वो फेडरल HEC में IP सपोर्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सपोर्ट और सारी यूनिवर्सिटियों में ओरक बने हैं, ओरक के साथ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बने हैं। फिर फेडरल ICT मिनिस्ट्री के NIC भी हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं। फिर कुछ हमारे जो अदारे हैं, मसलन एयरपोर्ट्स का नेस्टेप है, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड इंक्यूबेशन सेंटर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ वहाँ फैसलाबाद में मुझे पता है कि हमारा जो NIC है वो उसको फौजी फर्टिलाइज़र चला रही है। सो फौजी फर्टिलाइज़र बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल हब है। इसमें काम की बहुत गुंजाइश है, तो ये इस पे मज़ीद इन्वेस्टमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी स्टार्ट में मैंने सवाल किया था कि स्कॉलरशिप स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो बिरून ममालिक तालीम हासिल करना जाना चाहते हैं उसके लिए क्या इकदाम जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि बिरून ममालिक से स्टूडेंट्स हमारे पास आएँ और यहाँ पे आके तालीम हासिल करें, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट्स और इतनी यूनिवर्सिटीज़ और आला तालीमी मेयार पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में इस वक्त अवेलेबल है। उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब में आके तालीम हासिल करें? देखिए, फेडरल HEC ने एक इंटरनेशनल एजुकेशनल कोलैबोरेशन की पॉलिसी दी जिसको कहते हैं TNE, ट्रांस नेशनल एजुकेशन। ट्रांस नेशनल एजुकेशन में बोथ वेज जो मोबिलिटी है उसका फ्रेमवर्क दे दिया गया है। अब ये केस है मार्केटिंग को, तो हमारी अच्छी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो अपनी कितनी इफेक्टिव मार्केटिंग करती हैं। सारी दुनिया में इस बात का कंपटीशन है जी कि स्टूडेंट जो है उनका फ़्लो वेस्ट को हो रहा है, साउथ को हो रहा है, नॉर्थ को हो रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़्लो जो है वो चाइना को हो रहा है। इवन कि हमारी एजुकेशन भी जो है वो बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। राइट। अच्छा, इसके साथ साथ क्या प्रोग्राम के एंड में कहना चाहेंगे, जैसे मरीम नवाज़ साहिबा के विजन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि आला तालीम के फ़रोग के लिए PHEC के फ्यूचर के क्या टारगेट्स हैं जो आने वाले दिनों में इन्हें अचीव करेंगे, जिससे पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में और जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके म्यार तालीम में मज़ीद बेहतरी आएगी? देखिए, हम यूनिवर्सिटियों में टीचर की बात मैंने काफ़ी कर ली, हम यूनिवर्सिटी गवर्नेंस ठीक कर रहे हैं। जी यूनिवर्सिटी में गवर्नेंस के क्राइसिस हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो सैटेलाइट ऑफ डेवलपमेंट साबित हों जहाँ जहाँ मौजूद हैं, ताकि वो उस कम्युनिटी के लिए सर्व कर सके, ब्रांडिंग हो जाए उनकी। हम ये भी चाहते हैं कि यूनिवर्सिटियों का जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है वो सस्टेनेबल हो। अब आपने सुना होगा यूनिवर्सिटी को बेल आउट मिल रही है। तो किस तरह से आप समझते हैं कि गवर्नेंस जो सिस्टम जो है वो किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ का बेहतर हो सकता है, और PHEC क्या इसमें किरदार अदा करता है? यूनिवर्सिटी दुनिया में रिकग्नाइज होती है फॉर एकेडमिक फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। एकेडमिक फ्रीडम और ऑटोनॉमी के साथ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो एकेडमिक फ्रीडम ऑटोनॉमी तो हमने इंश्योर किया, अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म बहुत वीक है। तो हमने इस पे बहुत सारी बहस और तमहीज़ करवाई है। CM साहबा को प्रेजेंटेशन दी, हमने एक वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस की थी पिछले महीने, जिसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुल्क से बाहर से हमने इकट्ठे किए, और हमने अपना एक 5 साल का स्ट्रेटजिक प्लान बनाया है, एनुअल टारगेट सेट किए हैं, और उन एनुअल टारगेट्स में हम चाहते हैं कि नए सर्विस स्टैचूस लाए जाएँ। देखें, यूनिवर्सिटियों में पहले 1973 के बाद यूनिवर्सिटी में BPS आ गया, बेसिक पे स्केल्स। 2004 के बाद वो TTS लेके आ गया, टेन्योर ट्रैक सिस्टम। अब दोनों ही जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं, और डिस्कशन पिछले 2 साल से हो रही है कि हमें यूनिवर्सिटी पे स्केल लाने चाहिए। यूनिवर्सिटी पे स्केल्स के ऊपर फेडरल HEC में काफ़ी सारी एक्सरसाइज हुई है, उसमें हम बड़ा डीपली इन्वॉल्व हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे सब्जेक्ट्स के ट्रेंड चेंज होते हैं, वैसे ह्यूमन सोर्स डिमांड और ह्यूमन सोर्स सप्लाई एंड डिमांड चेंज हो जाती है। अच्छा, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी दुनिया में कहीं एक जैसी या जो है वो पे स्केल नहीं होती, कंपेटिटिव पे स्केल होती है। तो हमें यूनिवर्सिटी में कंपेटिटिव पे स्केल लाने हैं ताकि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो है उनको अट्रैक्ट कर सकें, हम जो है वो जो हमारी लिमिटेशंस हैं उनको रिमूव कर सकें। अच्छा, गवर्नेंस में यूनिवर्सिटी में यहाँ पे उर्फ़ आम में होता है कि सिंडिकेट है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उसको BOG कहते हैं। उनमें रिप्रेजेंटेशन जो है उसको बैलेंस कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे
जो डिसीजंस हैं वो बैलेंस्ड हो सके। पुरानी यूनिवर्सिटियों में वो जो 1973 के एक्ट हैं उनको हम कहते हैं, उनमें ये था कि इट्स लार्जली होम ग्रोन सिंडिकेट, 6 to 7 मेंबर जो इंटरनल हैं। उसकी फ़िलासफ़ी तो ये थी कि यूनिवर्सिटी जो है वो बाहर ना देखे और बाहर से इंटरफेरेंस ना हो। अच्छा, प्रोग्राम के एंड पे जो पेरेंट्स और स्पेशली जो हमारी यूथ स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं एज अ माहिर तालीम और एज अ चेयरपर्सन PHEC, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को तो ये कहना चाहूँगा कि इस माइंडसेट से निकलें कि हर बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए। बच्चे का एप्टीट्यूड देखें, उसका जो रुझान है उसको वो करने दें। तो कस्बे कमाल होना चाहिए, चाहे वो फ़ारसी लिखे, चाहे वो पंजाबी लिखे, चाहे वो अंग्रेज़ी लिखे, जो लिखे वो कमाल का लिखे। तो बच्चे को उसके रुझान के मुताबिक आगे बढ़ने दें। स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक ही मशवरा है कि मेहनत का कोई निमल बदल नहीं, और कोई शॉर्टकट भी नहीं कोई है। शॉर्टकट। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त जो आवाम हमें देख रहे हैं, यही मैसेज होगा मेरी तरफ से भी उनको, पेरेंट्स को भी स्पेशली, कि आप देखें कि आपका बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। हर बच्चा डॉक्टर या हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। सबसे पहले तो ज़रूरत है वो ये है कि बच्चे को स्किल्ड बनाएं, कोई भी ऐसा हुनर सिखाएं जिससे वो कभी भी जो बेरोज़गारी है उसमें मुब्तला ना हो, और बेरोज़गारी का जो फैक्टर है वो भी कम हो। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक यही मैसेज है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मेहनत करें, और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं और काम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आप कामयाब ज़रूर होते हैं। इसी के साथ कोमल स्लिम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।